मैं सेशन के दूसरे हिस्से पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन पे। थोड़ा इस सेशन का मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं और अपने जो मेरे गेस्ट हैं उनको भी बता दूं। एक किसी अखिलेश भार्गव जी हैं, HW न्यूज वाले, उनकी मदर की डेथ हो गई है, तो कुछ लोगों को आना था, वो एक हो गया है। दूसरा न्यूज लॉन्ड्री के अभिनंदन सीकरी साहब को आना था, उनका अभी भी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, वो अभी मुकदमा चल रहा है। HW न्यूज का आप लोगों ने सुन ही लिया था कि किस तरह से त्रिपुरा में है, वो कुछ कुछ चल रहा है। मैंने आग्रह किया है चंद्रभूषण पांडे जी से और भानु सहाय जी से। भानु सहाय जी तो पत्रकार हैं ही, चंद्रभूषण पांडे साहब भी एक पत्रकार निकालते हैं और अपना सोशल मीडिया में मुझे देख के मुझे इनसे अब इनकरेजमेंट मिलता है कि जिस तरह से ये उसको लगातार अपनी बात को जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करते रहते हैं हर संडे को एक निश्चित समय। मैं इस चर्चा को इसके आगे बढ़ा रहा हूं। अनुराधा जी, आपका स्वागत है इस चर्चा में आने के लिए। अनुराधा जी हमारे कश्मीर टाइम्स की, वो इस समय कश्मीर की जो हालत है वो किसी से वो नहीं है, छुपी नहीं है। हम लोग कश्मीर में कह रहे हैं लोकतंत्र बहाल है। मैं खुद गया था कश्मीर, वो कौन सा लोकतंत्र है ये तो भाई सुनने और समझने वाली बात है। अनुराधा जी, सबसे पहला जो समझ में आ रहा है कि इस लोकतंत्र, जो मैंने आज की थीम भी रखी थी, लोकतंत्र के लिए चुनाव एक माध्यम है, इसमें कोई वो नहीं है कि चुनाव के द्वारा ही लोग चुने जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जितना पैसे की जरूरत हो गई है उसी तरह से अब लोगों को मीडिया की भी लगता है जरूरत हो गई है। और अब मीडिया भी देश की, आपको नहीं लगता है कि बढ़ गई है? एक गोदी मीडिया हो गई है, या सरकारी मीडिया कहें, और एक और मीडिया हो गई है जिसका शायद कुछ बाहर हम लोग भी खड़े हैं, जिसको सरकार में केवल हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो लोगों कुछ एक लोगों का कहना है कि भाई आप मिडिल पाथ क्यों नहीं लेते हो। तो हमारे कुछ साथी लोगों का कहना है कोई अच्छी बात बताओ जिस सरकार ने की तो मैं उसकी तारीफ भी करूं। तो ये क्या मीडिया बिल्कुल दो हिस्सों में बढ़ती हुई नहीं लग रही है आपको, कि बिल्कुल एक दो हिस्सों में है? एक जो जिसको सरकारी मीडिया कहिए, गोदी मीडिया कहिए, कंट्रोल मीडिया कहिए, और एक जो केवल प्रश्न पूछ रही है। अनुराधा जी। देखिए, ये काफी अरसे से है कि ये कोई नई चीज नहीं है कि मीडिया जो है आपको बटा हुआ लग रहा है। हमेशा से ही एक सेक्शन ऑफ मीडिया जो था वो हमेशा से ही सरकार की पैरवी करता था, सरकार की जो अचीवमेंट्स है उनको दर्शाता था, और सिर्फ वही दर्शाता था, और क्रिटिसिज्म कहीं नहीं था। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका साइज जो है वो इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसका साइज भी बढ़ता जा रहा है और उसकी नॉइज भी बढ़ती जा रही है। वो एक जर्नलिज्म ऑफ नॉइज हो गया। आप रोज के चैनल्स देख लीजिए, सबसे बड़ा अंदाजा आपको वहीं से हो जाएगा कि कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ शोर मचाया जा रहा है। आपके हर टीवी चैनल पे 10 डब्बे आ जाएंगे और हर कोई एक दूसरे की बात को काट ही नहीं रहा, गाली गलौज भी कर रहा है। तो इस किस्म का जर्नलिज्म जो है वो सिर्फ टीवी तक महदूद नहीं है, लेकिन उसका जो एक ज्यादा सटल वर्जन है वो प्रिंट में भी आता है, डिजिटल मीडिया में भी आता है, एक जर्नलिज्म ऑफ नॉइज जो कि ना फैक्ट्स पे आधारित है और ना उसकी बुनियाद जो है वो जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स और पर्पस पे है। क्योंकि जर्नलिज्म का काम, जब आप कह रहे हैं, किसी ने आपको कहा मिडिल ग्राउंड क्यों नहीं लेते, जर्नलिज्म का ये काम ही नहीं है कि आप मिडिल ग्राउंड लीजिए। जर्नलिस्ट का काम, पत्रकार का काम ये है कि वो सच जो है उसको कुरेदे, उसको ऑथेंटिसाइज करे, फैक्ट्स को वेरीफाई करे और फिर वो लोगों के सामने पेश करे, चाहे न्यूज़पेपर के हवाले से या टेलीविजन रेडियो के हवाले से। और ये उनका काम है, चाहे उसमें किसी भी और अक्सर जो न्यूज़ होती है वो किसी ना किसी पावरफुल जो लॉबी है उसके हक में नहीं होगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बड़े पूंजीपति हो। और इस वजह से वो उनको पसंद नहीं आएगी बात। लेकिन ये जर्नलिस्ट का बेसिक काम ही यही है, एक फैक्ट्स को लाना। और क्योंकि बैलेंस कैसे होगा, जो बैलेंस की बात करते हैं वो ये भूल रहे हैं कि सरकार जो है वो तो बहुत पावरफुल है, या जिस पावरफुल जो लॉबीज हैं जो अब्यूज करती हैं पावर को,
किसी भी किस्म की हो, वो पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, वो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हैं। और दूसरी तरफ आपके पास वो साधारण लोग हैं, वो पिछड़े हुए लोग हैं, वो मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनके पास कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है। तो ये बैलेंस नहीं होगा, ये होगा पावर के हाथ में खेलना। जी जी। मैं एक भानु सहाय साहब आपसे जरा एक चीज समझ लूं कि जो सारे प्रमुख दल हैं, सारे प्रमुख दल आज नहीं पहले भी, उन सबके जो प्रमुख नेता होते थे वो कभी ना कभी अखबार मतलब इससे जुड़े रहते थे, पत्रकारिता से। हर एक के अपने मुखपत्र होते थे, गांधी जी से लेके, लोहिया से लेके, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, हाल के दिनों तक। लेकिन अब एक नया चीज शुरू हो गई है कि अब जो मुखपत्र हैं उसके एडिटर अब कोई नेता नहीं होता है। जनरली वो एक हायर करते हैं किसी प्रोफेशनल को। जैसे अब इलेक्शन जिताने के लिए अब मैनेजर साहब अपॉइंट कर लिए जा रहे हैं हर दलों में, उसी तरह से जो प्रमुख दल के जो मुखपत्र हैं वो भी अब प्रोफेशनल लोग चला रहे हैं, उनके दल का नेता नहीं चला रहा है, जिससे पता लगे कि उस दल की विचारधारा क्या है, क्या सोचता है। ये भी एक भूमिका बदल रही है। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। ये हो गया बेटा, देखो हमारा अनम्यूट नहीं है क्या? हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ जी जी। पहले जो मैंने इसके पहले कहा था कि राजनीति सेवा के रूप के लिए की जाती थी, तो अगर अखबार भी निकाला जाता था तो वो एक दर्पण के लिए निकाला जाता था, समाज को दर्पण दिखाने की भूमिका में रहा करता। गलत था तो गलत है, सही है तो सही है, न्यूज है तो क्या है, न्यूज बनी तो क्यों बनी, न्यूज है तो कैसी है और क्यों दिखाई जा रही है। अब परिस्थितियां बदल गई, इवेंट मैनेजमेंट शुरू हो गया, मैरिज मैनेजमेंट शुरू हो गए, अब तो मैनेजमेंट शुरू हो गए। अब तो शुद्ध रूप से जो एक शब्द बहुत प्रचलित है आजकल और बड़ी कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होती है उस शब्द को सुनने में, कि गोदी मीडिया हो गया। गोदी मीडिया का तो मतलब ही सीधा सा ये हो गया कि हमने अपनी पत्रकारिता को किसी के चरणों में समर्पित कर दिया। हम वही कहेंगे जो वो इशारा करेगा, हम वही दिखाएंगे जो वो चाहेगा। आज ये जो डिबेट हो रहा है, इस पे आपने लिखा कि पत्रकारिता की ये भूमिका, या इतने लोग अलग अलग शब्द बोल रहे हैं, हो सकता है एक शब्द पर ही डिबेट शुरू हो जाए आजकल, कि भाई उस प्रियंका गांधी जी गई मंदिर में, उन्होंने मंदिर में जाने के पहले चुनरी क्यों नहीं ली, इस पे डिबेट हो रहा है। अरे यार, हद कर दी भाई आपने। डिबेट होना चाहिए चीज क्या थी। जैसे अभी बात आ रही महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, क्या क्या चीज आपने, मीडिया की भी बड़ी भारी एक भूमिका इसलिए भी और बनती जा रही क्योंकि अब वो मैनेज्ड है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। वरना एक शब्द है सीधा सा सर, अगर भानु साय चुनाव लड़ रहे हैं और भानु साय ने कहा कि 5 साल के भीतर हम यहां से यहां तक की सड़क पूरी बनवा देंगे, और 5 साल के भीतर अगर सड़क नहीं बनती है तो भानु साय के ऊपर एक FIR लिखवाई जानी चाहिए, क्योंकि भानु साय ने वादा खिलाफी करी। अब क्या हो रहा है सर कि अगर मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं सर, मीडिया उल्टा हम लोगों से पूछती है, क्यों यार वो प्रधानमंत्री पिछली बार आए थे वो क्या कह गए थे, प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कहा था तो उन्होंने नहीं किया तो चलो कोई बात नहीं, वो तो जुमला हो गया। अब आजकल तो जुमलेबाजी में शब्द आ गया वो। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है सर कि मीडिया होती है। एक लाइन अगर अखबार में लिख दी जाती थी उस पर इंक्वायरी सेटअप हो जाती थी। एक लाइन अगर अखबार में किसी अधिकारी के खिलाफ लिख दी जाती थी वो सस्पेंड तक हो जाता था। भर दीजिए आप पूरा पेज, पूरा का पूरा डिबेट कर लीजिए आप किसी अधिकारी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर, अगर आप उसका बाल भी टेढ़ा कर लेंगे सर तो मैं गुलामी कर लूंगा। परिस्थितियां बदल गई, चीजें बदल गई, स्वार्थ सर्वोपरि हो गया, सेवा गौड़ हो गई। यही कारण है कि आज हम और आप बैठ के इन सारी चीजों पर सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और बात रखकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये डिबेट खत्म होगा फिर वही क्रम प्रारंभ हो जाएगा कि नेताजी आए हैं, 500 रुपये लाए हैं, वोट इनको देना है। जागरण ने, अमर उजाला ने, लोकमत ने, इनने ये छाप दिया है इसलिए ये ऐसा करना है।
क्या कर सकते हैं हम और आप, किस तरह से लड़ सकते हैं हम और आप। अच्छे आदमी आए तो कैसे आए, पैसा है नहीं अच्छे आदमियों के पास, पैसा मसल पावर गन पावर उनके पास है जो आज सत्ता के गलियारे में रहते हैं। क्या कर लेंगे हम और आप सर। गोदी मीडिया भी छोटा शब्द है, अब इसको सर चरण मीडिया कह देना चाहिए तो ज्यादा बेहतर। जी जी। श्री पांडे साहब, मैं एक थोड़ा चर्चा को और एक नए तरह से आपसे समझना चाह रहा। जो पॉलिटिकल क्लास था उसका संवाद ही था, और संवाद के 4-5 माध्यम थे। एक तो डायरेक्ट था, जैसे एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो जाते थे क्षेत्र में, लोग बैठते थे, अगल बगल अपनी बात कहते थे। लेकिन अब तो ज्यादातर फोन एमपी एमएलए के फोन उनका पीए उठाता है। आप अपने एमएलए से बात नहीं कर सकते हैं। वो पूछेगा अच्छा क्या बात है, अरे भाई तुमसे क्या मतलब क्या बात है, मैंने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है, मेरी कोई समस्या हो सकती है तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, नहीं क्या बात है बताइए। दूसरा, क्षेत्र में अब ये उपलब्ध नहीं रहते हैं। पहले मुझे बिल्कुल ठीक से याद है कि जो एमपी एमएलए होते थे, जब हाउस नहीं चल रहा होता था तब तो क्षेत्र में रहते ही थे, हाउस चलते समय भी सैटरडे संडे तो बिल्कुल जैसे उनको क्षेत्र में ही रहना है। अब वो भी जाना बंद हो गया है। संसद में या विधानसभा में अब डिबेट और बहस होती नहीं है, तो वो संवाद ही नहीं है, क्योंकि पहले कम से कम वो भी संवाद था, लोगों को पता लगता था कि भाई हमारे इन लोगों ने इस बात पे ये बात कही। अब ले देके एक मीडिया रह गया है। अब मीडिया, क्योंकि अब जो सारा कुछ जब खत्म हो रहा है तो मीडिया ही सहारा है। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरफ तो हम लोग जो भी कहें गोदी मीडिया वो, लेकिन मीडिया की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है, उसको इस समय आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नेताओं को अपनी बात कहने के लिए इसी मीडिया का, चाहे वो अच्छा बुरा जो भी हो, उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि ये लोग कट गए हैं आम आदमी से? आपने बिल्कुल क्रक्स पकड़ लिया, ये क्रक्स है इसका। क्योंकि मीडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ने के कारण ही सारे के सारे नेता, किसी जमाने में आपने कभी सुना होगा कि नेता कभी पीआर एजेंसी हायर करते, और सारे नेताओं ने, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर का तो आप पीआर एजेंसी है ही है, चीफ मिनिस्टरों का पीआर एजेंसी है, अब एमएलए और एमपी भी अपना पीआर एजेंसी हायर करेंगे। अब बताइए, जब पीआर एजेंसी हायर करेंगे तो पीआर एजेंसी क्या करेगी? पीआर एजेंसी का काम तो आप देख रहे हैं आजकल दो तरह। एक तो अगर अभी हमारे जैसे छोटी पार्टी का, छोटे जो कि अभी पार्टी का कोई हासिल नहीं है, कम से कम 2-4 पीआर एजेंसी हमसे चुनाव के टाइम पे आके मिलती है कि मैं आपका सारा पीआर करूंगा। अब जो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जब आई तो उसका पीआर एजेंसी कितना तगड़ा किया कि उसको इतना प्रचार कराया कि हासिल। तो पीआर एजेंसी देश में इस समय लाखों की संख्या में पीआर एजेंसी है। और आप तो चूंकि मीडिया के आप जानते ही हैं बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी किस तरह से। पीआर एजेंसी पहले आपका अखबार, पहले केवल समाचार पत्र होते थे, समाचार पत्र के एडिटर होते थे, वो समझते उनकी हैसियत नहीं थी किसी पीआर एजेंसी की कि एडिटर के कमरे में हासिल हो जाए, घुस जाए। पीआर एजेंसी तक रिच नहीं था उन सबों का, कहते भाई वहां हम कुछ नहीं करा। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पीआर ये इन लोगों को अपने बूते पर तो कुछ लिखना पड़ना नहीं है। अखबार चलता था, वहां के लोगों को लिखने पढ़ने, वहां के लोग लिखते थे, पढ़ते थे, अच्छी बात लिखते थे, अच्छी न्यूज देते थे, एनालिसिस करते थे, तो लोगों को इंटरेस्ट आता था। और उस जमाने में जिसके पास नहीं आता था, वो पढ़ा लिखा आदमी, अगर अखबार नहीं आता तो बेइज्जती महसूस करते, क्या तुम अखबार नहीं आता क्या? अब अखबार ये शायद ही कोई पूछे कि भाई तुम्हारे अखबार आता है कि नहीं, शायद कोई आता है। तो इसलिए आप अखबार में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पीआर एजेंसी का अब उनको कुछ भी लिखना है तो अखबार में उनको इतना, पीआर एजेंसी उनको सीधा पैसे, और उतने पैसे जो भाई उनके यहाँ से नोट आते हैं, ये छाप दो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आई तो इनको तो बिल्कुल ही नहीं जरूरत है किसी एनालिसिस का, किसी विचार का। चार, उनको अपने अनुकूल लोगों को बुला के और उनसे पैसा ले लो, और भाई क्या करना है, क्या बहना है, गेस्ट भी तुम्हें दे दो, गेस्ट भी आ जाएंगे, और उनसे जो सारा गेस्ट भी तुम्हें मैनेज कर दो। तो पीआर एजेंसी, अगर आप बहुत सारे डिबेट में, आपका डिबेट में आप तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप जिसको बुलाते हैं और कभी रोकते कि नहीं ऐसा बहस करिए, जो जिसको जो कहना हो कहे। ये आप तो कभी रोकते नहीं, आना एजेंडा तय करते, अपना समस्या रख दी, जिसको जो बोलना, और लोग फ्री में लोग बोलते हैं। हाँ, तो जब पीआर एजेंसी जो है वो तो कहती है इन लोगों को बुलाओ, और जो बुलाते हैं जिन लोगों को, उनको भी पैसा देते,
जो लोग उनके डिबेट में आते हैं दे आर आल्सो पेड। और पीआर एजेंसी इस बात को बड़े बड़े ये जैसे पीआर एजेंसी करना रावत का भी काम कर रहा है, जो बात कह रही है उसको पूरे देश में फैला रहा है, करोड़ों रुपया उसका ले रहा है। शाहरुख खान का एंटी और शाहरुख खान प्रो, उसके पीआर एजेंसी काम कर रही है। मोदी जी का पीआर एजेंसी तो मोदी जी के पहुंचने के पहले ही पूरा फैल जाता है कि मोदी जी के क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये बताइए कि अगर इलेक्शन कंपेन करना है तो अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस को हो रहा है तो उसमें जहाज का एरोबेटिक दिखाने की क्या जरूरत है? करोड़ों रुपया दिखा के जहाज का दिखाया जा रहा है कि ऐसे जहाज उड़ेगी, ऐसे जहाज उड़ेगी। खाली लैंडिंग का अगर करा दी तो ठीक था, पूरा पूरा देश भर के सारे जहाज वहां एरोबेटिक दिखाएं। और बताइए ये आप जनता को क्या करना चाह रहा है? इससे मतलब पीआर एजेंसी ने कहा होगा कि भाई भीड़ साथ साथ जुटे ना, भीड़ ऐसे पूरा पूर्वांचल जुट जाएगा। और अगर आप करेंगे आप देखिएगा आज ऐसी भीड़ होगी, क्योंकि पूर्वांचल में इतना अभी कभी ऐसा तो हुआ नहीं है किस तरह का बड़ा तो आर्मी डे के दिन या एयरपोर्ट डे के दिन ये सब एरोबेटिक होता है, आम टाइम पर होता नहीं। इसमें लोग गेहूं धान वन काट के खाली हुए हैं, तब भीड़ देखिएगा आप, शाम तक आप उसके आ जाएंगे। तीसरी जो बात है कि सोशल मीडिया भी वही काम करता है यार। एजेंसी जो बड़े बड़े अखबारों को मैनेज नहीं करती और सोशल मीडिया को मैनेज करती। सोशल मीडिया में छोटे छोटे चैनल, तमाम हजारों की संख्या में छोटे छोटे चैनल आ गए, और ये लोग उस पीआर एजेंसी के सबसे ज्यादा ये काम कर रही है, ये ओपिनियन मेकर हो गए। और मुझे तो ये भी पता लगा कि कुछ सोशल मीडिया बाकायदे ओपिनियन मेकर का बोर्ड लगा के काम कर रही है कि मुझे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, जो ओपिनियन बनाना हो ओपिनियन बना। ऐसे हालत में आप यहाँ से कैसे ये इन इंस्टीट्यूशन को जो जिस तरह से ग्रो कर रही हैं, इन इंस्टीट्यूशन को आप कर्म नहीं करेंगे, और कर्म करने का कोई कानून आपके देश में है नहीं। और नेताओं को सूट करता है कोई भी, क्योंकि नेता अगर इस सारी चीजें कर्म कर देंगे तो फिर नेता को क्षेत्र में जाना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा, जनता की समस्याएं सुननी पड़ेगी, उनके साथ ये सब कुछ करने न करिए, उनके दो चार चीजें फाइट लीजिए, दिखा दीजिए, और उसके बाद देखिए जनता खुश हो जाएगी। तो ये इस पर किसी ध्यान नहीं। ये जो पीआर एजेंसी क्यों आई, क्यों डेवलप की गई, पीआर एजेंसी से पॉलिटिशियंस का क्यों क्या लेना देना है, क्यों उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कौन से ओपिनियन मेकर हैं और उन किसका ओपिनियन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो गंभीरता से इसको देने की जरूरत है। और इस पर क्यों नहीं देश में, अगर देखिए डेमोक्रेसी को अभी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, फेयर इलेक्शन हो, जस्ट इलेक्शन हो, लोग ईमानदार लोग चुन के जाएं और अच्छी गवर्नेंस हो, यही तो आपका उद्देश्य है डेमोक्रेसी में। और सारी चीजें वो हो रही हैं जो देश में डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट करने में लगी हुई, जो साबित करने में लगे जो सिस्टम में कुछ न करे, ये दिखाने में लगी हुई है कि सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो ये सारी डेमोक्रेसी में होना चाहिए कि सज्जन और ईमानदार लोग गवर्नेंस में जाएं, और सारे सिस्टम लगना है कि वो करने ना लिए कि बेईमानों को भेजो और दिखाओ कि वो उनको ले जाए। और उत्तर प्रदेश की उदाहरण देके मैं आगे बात करता हूँ। आप ही बताइए, नवनीत सहगल को तो आप जानते हैं, नवनीत सहगल को किसा गवर्नमेंट में, अब योगी जी को नवनीत सहगल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी किसने बनाया इंफॉर्मेशन? अब क्यों नवनीत सहगल को बनाया नहीं है, जबकि बीजेपी ने इनको, जैसे बीजेपी की सरकार आई, नवनीत सहगल को बाहर कर दिया। ये इनके खिलाफ तमाम एलिगेशन है। जिस आदमी के खिलाफ एलिगेशन है, आज पूरा मीडिया मैनेजमेंट आप उनको सब दे दिए। और देखिए मीडिया मैनेजमेंट अच्छा कर भी रहा है, तिल का ताड़ बनाने में ही डूइंग वेरी वेल। अब कुछ करे या ना करे, जैसे कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस का जैसे उदाहरण दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस अभी पूरा नहीं हुआ, लिंक रोड बने नहीं, अभी कितना दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन लग रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस आज से 16 तारीख के मोदी के उद्घाटन से पूर्वांचल में सौभाग्य की वर्षा शुरू हो जाएगी। आज ही वहां सोने बरसने लगेंगे, सारी गरीबी मिट जाएगी, सारी इंडस्ट्री लग जाएंगे 10-5 दिन में, और वहां तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा करोड़ों रुपए। आज जनता के दिमाग में ये बात 2 दिन में बैठा दी गई, और अखबार के फर्स्ट पेज पर विज्ञापन, ये सारा बिल्कुल लग रहा है कि सब पूर्वांचल में कल से 17 तारीख से किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आपको भी कुछ करना हो तो पूर्वांचल में अपने गाँव पहुंच जाइए, खुशहाली के दिन आपको कल से खुशहाली पूर्वांचल में पहुंच जाए। लखनऊ छोड़िए, अब अपने पूर्वांचल में आप पहुंच। तो इस तरह के जो देश को डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट करने की जो इसमें जिस तरह से काम हो रहा है, ये इसको रोकने के लिए, और इसको रोकने के लिए देखिए आप ही जैसे लोग, जो आप जैसे लोग बहस कर रहे हैं, आप तो मैं नहीं देख रहा कहीं इस पर
तो भारत धीरे धीरे बढ़ेगी, में से लोग निकलेंगे। मैं नहीं समझता कि वो तो हमारे यहाँ तो कहावत है कि जब पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो फूटता ही है। और जी हम लोग कुछ नहीं, पाप को भरने वालों को ही अभी एक छोटा सा कहानी से खत्म कर रहा हूँ। अभी अमेरिका में एक आदमी ने कहा कि देखो कोई ये संस्था चला है, उसने कहा कि तुम लोग खूब पाप करो, ताकि जितना जल्दी पाप होगा बढ़ेगा तो उतना ही जल्दी ये पाप का घड़ा फूटेगा। तो वो सिखा रहा है जल्दी खूब ज्यादा पाप, तो वो एजुकेट कर रहा है लोगों को पाप करने के लिए। तो पाप का घड़ा जी फूटेगा, चीजें बदलेंगी। और हम लोग का यही काम है कि डेमोक्रेसी को बेहतर देश बनाए, बेहतर डेमोक्रेटिक सिस्टम को बना के बेहतर देश। जी अनुराधा जी, मैं आपसे जरा थोड़ा, क्योंकि हम सब लोगों की एक थोड़ी सी उत्सुकता है, कश्मीर में प्रिंट मीडिया तो करीब करीब बंदी है, आप लोग, मैं सोशल मीडिया पे और अपने मूल प्रश्न पे आऊं, जरा मैं कश्मीर के बारे में कुछ चीजें समझ लूं। आप लोगों का अभी केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम है, और मतलब कैसे न्यूज वैली में, नहीं। कश्मीर में, मैं जम्मू की बात है। हमारा अपना जो कश्मीर टाइम्स का है वो 2 एडिशन हुआ करते थे 2019 से पहले, और उससे पहले एक हिंदी और डोगरी का बंद हो चुका था, क्योंकि फाइनेंशियली जो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो एक कंट्रोल मीडिया पे यहाँ पे पहले से ही था, अब कुछ उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। जी तो पिछले साल हमारा दफ्तर सील हुआ था श्रीनगर में, तो वो एडिशन बंद हो गया, क्योंकि दफ्तर के साथ साथ उन्होंने सारा जितना टेक्निकल इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होता है प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए, वो नहीं है। जम्मू में एक लो की पे साइज पे चल रहा है, उसके पेजेस भी कम हैं, 8 पेज का निकल रहा है, और बहुत मुश्किल से निकल रहा है, और एक ऑनलाइन एडिशन है। इस वक्त हम वही चला रहे हैं, लेकिन कुछ अखबारें बंद हुई हैं, ज्यादातर अखबारें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसमें छप क्या रहा है, चाहे वो जम्मू से निकलती हैं या वो कश्मीर से निकलती हैं। अखबारों में कोई भी जिक्र, कोई बहुत रेयर केस होगा जब कोई हल्का सा भी क्रिटिसिज्म कहीं गवर्नमेंट का, किसी पॉलिसी का, किसी चीज, किसी एक्शन का हुआ होगा। लेकिन अब पहले होता था, पहले आदेश आते थे अखबार वालों को कि आप कुछ क्रिटिसिज्म मत कीजिए। अब आदेश ये आते हैं, आप सिर्फ वो एम्पलीफाई करिए जो कि गवर्नमेंट हैंडआउट्स देती हैं आपको। तो मतलब वो एक अखबारों को, पत्रकारिता को एक पीआर एजेंसी का, जो सरकारी पीआर एजेंसी का है, एक एक्सटेंशन बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी नहीं नहीं, मैं इसी में आपकी बात में और बात जोड़ दूं, दर्शकों को भी बता दूं। एक अभी सोशल मीडिया पे आपके पास भी जो भी सोशल मीडिया चला रहा है, और सरकार ने कहा था, तो हम सब लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, और एक तरह से अब हम लोग सरकार के रडार में हैं। सबके पास एक सर्कुलर आया है, और सबको कहा गया है कि वो, उनको एडवाइजरी जारी हुई है कि आप, अमृत महोत्सव चल रहा है तो सरकार की ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं और देश के लिए कितना अच्छा है, इसको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपने उसमें लिखिए। अब चूंकि वहां से कोई पैसा मिलता नहीं, उन्होंने कहा नहीं है मैंडेटरी है, तो 99% लोग उसको नहीं मान रहे हैं। लेकिन वो एडवाइजरी धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगा, इसको दिखाई दे रहा है। वो अगला महीने, 2 महीने, 4 महीने के अंदर वो आपके ऊपर ये सख्ती करेंगे कि अगर आप ये निकाल रहे हैं तो आपको ये लिखना है। वो दिन दूर नहीं है। मैंने अपने दर्शकों को बताने के लिए कहा। मैं इसके बाद एक जो अगला सवाल आपसे था, हाँ, जी मैं जी जी यही बताएं। कहना चाहूंगी कि देखिए, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, पहले एक कम्युनिकेशन बैन हुआ, एक लॉजिस्टिकल इम्पीडिमेंट था मीडिया के ऑपरेट करने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक डर का माहौल बनाया गया है। कुछ पत्रकारों पे कई केसेस लगा दिए गए, या उनको पुलिस स्टेशन में, थानों में समन किया जाता है, इलीगल समन्स हैं, ओरली वर्बली टोल्ड, कोई रिटर्न समन्स नहीं आते हैं। अब उसको वो बाकायदा एक फॉर्मल शक्ल दे रहे हैं। एक पहले मीडिया पॉलिसी लाई जिसके अभी रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, अभी तक पता नहीं है वो लागू भी है कि नहीं लागू है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसी मीडिया पॉलिसी को ही के बिल्कुल हूबहू साथ मिलता जुलता है। और ये जो फॉर्म्स की आपने बात की, आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्रोल है, होल्ड है, वो इतना बढ़ गया है कि कोई कुछ बोल ना सके, कोई बात ना कर सके, और बिना कोई अगर कुछ बोलता है तो उस पे कार्रवाई हो सकती है। और इस किस्म का वो एक इसको एक कानूनी शक्ल देना चाहते हैं। जी
नहीं, और मैं अपने दर्शकों के साथ भी बता दूं और फिर आपसे भी जरा समझूं, जैसे हम सब लोग जब बड़े हो रहे थे माना जाता था ना टाइम में निकला है तो टाइम को सैक्रोसेंट माना जाता था कि भाई टाइम। अब अगर टाइम में एडिटोरियल निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडिटोरियल दिया और जो चाहिए वो छपवा लीजिए, तो अब फिर ये लगता है कि पूरी तरह से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। और उसको हम लोग जितना भी कह लें, लेकिन उनकी अपनी बिजनेस मजबूरी है। उनको अगर 16 पेज का आपको अखबार निकालना है तो आप 1 महीना 2 महीना आप कहीं से निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको कागज खरीदने के लिए, इंक खरीदने के लिए, मशीन के लिए, लोगों की तनख्वाह देने के लिए पैसा चाहिए होगा। और वो जिसकी कॉस्ट आज की तारीख में 16 पेज का अगर आप अखबार 4 पेज कलर निकाल रहे हैं तो 18-20 रुपए से कम कॉस्ट नहीं आती है। लेने उतना पैसा लोग दे के पढ़ने को नहीं तैयार है। 3-4-5 रुपए से ज्यादा अखबार हो जाता है तो लोग नहीं लेते हैं। मैं जो आपसे मूल चीज पूछ रहा हूं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे सरकार का ज्यादा ध्यान अब डिजिटल मीडिया के ऊपर हो रहा है। उसको लग रहा है इसको कैसे कंट्रोल करो, क्योंकि वहां तो पैसा दे के भाई हम विज्ञापन नहीं देंगे, वो 1 मिनट के अंदर कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ पे कैसे कंट्रोल करो, ये एक मुश्किल वाली चीज उनके लिए। आपको क्या लग रहा है कि ये कैसे कंट्रोल करेगी सरकार डिजिटल मीडिया? देखिए, अभी किया है उन्होंने, जो कुछ रूल्स फ्रेम किए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह के लिए, उसमें वो डिजिटल मीडिया को भी शामिल कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया का एक नई चीज़ ये हुई है कि पिछले 70 सालों में जो नहीं सोचा गया था कि एक नया रेवेन्यू मॉडल हो मीडिया के लिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने एक अलग से हट के एक रेवेन्यू मॉडल जो है वो, और सक्सेसफुल मॉडल है सो फार, उसको सामने रखा है सबके। एंड ये एक हमको इंस्पायर करता है इस वक्त। आई थिंक ये क्या करेंगे वो भी सोचना चाहिए। और क्योंकि ये नए नए कानून बना के ये डिजिटल मीडिया को भी उसी चपट में लेना चाहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई ये होनी चाहिए कि हम नए तरीके कहाँ से ढूंढें। वो फ्लॉड रेवेन्यू मॉडल्स थे। एक जम्मू कश्मीर में तो खैर कॉरपोरेट मीडिया नहीं था, शुक्र है उसका, लेकिन सरकार पे डिपेंडेंस थी। लेकिन सरकार पे जब डिपेंडेंस होती थी, हम एक जमाने में कहते थे ये लेसर ऑफ द ईवल है, क्योंकि जितने भी लोग जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी तंजीम के हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बेसिक विश्वास है वो लोकतंत्र में है और लोकतंत्र की बहाली में है। तो वो किसी ना किसी रूप में हर कोई वो जो है प्रेस फ्रीडम को दबाएगा नहीं। तो और इसी वजह से गवर्नमेंट एड्स का भी बेसिक पर्पस तो यही था ये शुरू करने का, कि इंडिपेंडेंट मीडिया को प्रमोट किया जाए और उसी तरह से डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाए। लेकिन वो होता नहीं है, और आज की डेट में ये साबित हो गया है कि ये फ्लॉड रेवेन्यू मॉडल है और इसको बदलने की जरूरत है। एक नई सोच की जरूरत है, नए आविष्कार की जरूरत है। जी, भानु साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। भानु साहब की थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक 10-15 मिनट और रोकूंगा। जैसे पॉलिटिकल क्लास में अपराधीकरण नहीं हो गया, लोग कह रहे हैं कि अपराधी अब नेता हो गए, नेता पर इस तरह की चीज आपने भी देखी होगी हाल के पिछले 10-15 साल में। ये मीडिया में भी अपराधीकरण हो रहा है। वो मीडिया में भी बहुत से ऐसे लोग जो अवांछनीय तत्व हैं, वो थाने तक जाना, वो नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो थाने की जो दलाली कह लीजिए या उस तरह के लोग खूब घुसे हैं। आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिए, मैं अभी एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, 70-80 आईडी लगी रहती हैं, लेकिन कैमरे 3-4 रहते हैं। वो केवल वो डंडा लगा के, वो उसके बाद आईडी लगा के, वो अब उसी पे पूरा उनका। इसको कैसे आपको क्या लगता है, इसका क्या है मतलब, ये कहां ले जा रहा है हमें? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं। ये तो 100% सत्य बात है कि पहले अगर कोई हमारा कार्य होता था, हम जो एमएलए एमपी के पास पहुंच जाते थे, हमारा सहयोग हो जाता था। लेकिन जब ये देखा कि वो नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि थानेदार भी उससे कहता है कि आओ तुम हमारे पास आओ, सामने वाली पार्टी से तुम बात कर लो, अगर तुम्हारी बात हो जाएगी तो हमारे पास ले आना, हम उसका किस्सा निपटा देंगे। तो होने तो यही लगा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको आईडी इसलिए मिल जाती है कि बस आईडी का तो हमें नाम रखना है, एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद कौन देख रहा है, कौन उसको ये देख रहा है ये आईडी लगी है तो ये प्रॉपर कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये लोग सही कार्य कर रहे हैं, सही कार्य नहीं कर रहे हैं, लग गई नहीं लग गई नहीं लग गई।
अभी हाल ही में जब ये रविशंकर प्रसाद जी चले गए, उन्होंने तो नकेली कसना शुरू कर दी थी। धोखे से कोई मोदी जी के खिलाफ लिख दे, उसके खिलाफ कार्रवाइयां प्रारंभ हो जाती थी। धोखे से कोई बड़े नेता के खिलाफ लिख दे, उसके खिलाफ। आपकी शक्ल नहीं दिख रही है आनंद जी हमको? हेलो हेलो। जी जी, अब दिखाई दी शक्ल? हाँ, आप दिखाई दी, आपकी शक्ल नहीं दिख रही थी हम। जी 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 आनंद जी, हम तो आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि प्लीज मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आगामी 19 से 21 तारीख के बीच में एक बार आप झांसी के किले को विजिट कर लीजिए। अति संरक्षित क्षेत्र है झांसी का किला, जिसपे 19 तारीख को हमारे महामहिम आदरणीय मोदी जी पधार रहे हैं। उस किले के ग्राउंड को तहस नहस कर दिया गया है। हम लोगों को अंदर खेलने की आजादी नहीं है, किले के अंदर जाके बाइट देने की आजादी नहीं है। और उधर पूरे देश का मीडिया है, पूरे देश के अधिकारी हैं, पूरे देश के पुरातत्व के अधिकारी हैं। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम ये कर क्या रहे हैं झांसी रानी के किले पर। लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। मैंने जिलाधिकारी को एक पत्र लिख के दिया, उसमें मैंने उनसे कहा कि पुरातत्व नियमावली के अलावा कोई यहाँ कार्य ना किया जाए। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आ रहे हैं भानु जी, नियमावली सब गौड़ हो जाती हैं। अब हम और आप क्या कर सकते हैं सर, जब एक तरफ इस तरह की चीजें सामने आ गई, मीडिया भी क्या कर ले, बेचारे अपनी आईडी बना लेते हैं, उनका रोजगार ही चल जाता है, यही पर्याप्त है। रोजगार के साधन है नहीं है, वो भी क्या करें। लेकिन फिर भी आपको एक बात बता दें, सोशल मीडिया आज भी जागृत है। सोशल मीडिया आज भी वो चीजें ज्यादातर दिखा देता है जो चीजें ये लोग छुपाने का कार्य करते हैं। ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सोशल मीडिया वो मीडिया है कि वो अभी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनको आप बुलाकर अभी तक व्यवस्थित नहीं कर पाए हो। इसलिए सोशल मीडिया की एक अपनी अहमियत है। अब उसमें भी एक दिक्कत आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया में पहुंच गए, तो कांग्रेस के लोग सोशल मीडिया में पहुंच गए, अब राजनीतिक दल के लोग भी सोशल मीडिया में पहुंच गए, जो अपने अपने राजनीतिक दल की छवि को निखारने का काम कर रहे हैं। दूसरे के कार्यों को, गलत कार्यों को दिखाने का कार्य कर तो रहे हैं, वो चाहे विद्वेष भावना से दिखा रहे हो या जिस भावना से दिखा रहे हो। धन्यवाद। डॉक्टर आ गया, मैं अगर आप आज्ञा दें तो मैं इंजेक्शन लगवा लूं सर। नहीं, बिल्कुल भानु साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री पांडे साहब, मैं आपसे, क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, एक प्रॉपर चैनल चलाते हैं, मैं भी हूं, लेकिन एक चीज मैं देखता हूं कि जब सोशल मीडिया पे आप इतने सीनियर लोग आते हैं तो वो फैक्ट से ज्यादा आप नजरिए की बात करते हैं कि एक कुछ घटना होती है तो उसके हिसाब से फिर आप बताते हैं कि ऐसे होना चाहिए था, या इसमें ये अच्छाई है, ये कमी है, ये ऐसे कमी होनी। आज भी हम फैक्ट्स के लिए प्रिंट मीडिया पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अपने आप नैरेटिव बनाता है जिसका कोई बहुत वो नहीं, लेकिन फैक्ट। तो ये तीन अलग अलग वो हो गए हैं क्या खाने, कि प्रिंट मीडिया पे आपको फैक्ट। रीजन ये है कि जो प्रिंट मीडिया है तो उनका एक लंबा एक्सपीरियंस, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उनके एक तरीके हैं, उनका एक वैल्यू सिस्टम है, और उसके साथ उनके पास एक रिसोर्सेज भी है, और उनकी एक पहचान है, और समझिए उनकी पहचान बहुत दूर तक मतलब एक उनका, अगर किसी अखबार का, अगर एक बड़ा अखबार है तो उसका रिपोर्टर आपको सुदूर गांव तक भी उसका रिपोर्टर मिल जाएगा आपको, उनके सबके जितने अखबार हैं उनका। तो जो आप कह रहे हैं ना, फैक्ट्स जो है वो सीधे मौके के इकट्ठा कर लेते हैं। सोशल मीडिया के पास ये बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया का इसलिए विचार देता है कि इनके पास, सोशल मीडिया के लोगों के पास मुश्किल से अपने हो गए 2-4 लोगों को और जोड़ लिया, 5 लोगों को, तो उनको दूसरे इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड होके अपना पब्लिक को ओपिनियन अपना देना पड़ता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया कुछ तो अपनी भड़ास निकालते हैं, मान ली सोशल मीडिया पर कुछ लोग जो प्रिंट मीडिया से जो फैक्ट्स आए, उन फैक्ट्स को एनालिसिस करके लोगों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। वो सोशल मीडिया का ये भी काम है कि वो
कुछ इशू ऐसे जो जिसको दबाया जा रहा है प्रिंट मीडिया में और तमाम अन्य मीडिया में किन्हीं कारणों से, उसको वो कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा बहुत उसमें थोड़ी रिसर्च करके और थोड़ा बहुत वो दिखाते हैं कि ये ताकि वो दबाने न पावे और उससे मामले को आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं है, ये उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता सोशल मीडिया, क्योंकि उनके पास जो जो प्रिंट मीडिया का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना उनका सिस्टम है, उसका मुकाबला कोई सोशल मीडिया नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया थोड़े थोड़े, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के लोग हैं, तो सारे तथ्यों को कहीं न कहीं थोड़ा भी दिखाते हैं। तो एक पूरा माहौल जो सोशल मीडिया जिस मैसेज को देना चाहता है वो काफी हद तक देता है। तो लेकिन अब यह कि अब सोशल मीडिया से आप ये आशा करिए कि जो प्रिंट मीडिया के बिल्कुल फैक्ट एक चीजें सत्यता से सोशल मीडिया के लोग प्रस्तुत करेंगे और अपने उसके बेसिस पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया इतना जब ताकतवर हो पाएगा। हाँ, कुछ इसमें भी थोड़े बहुत होंगे, लेकिन ये है कि उससे उम्मीद न करिए कि, लेकिन अपने अपने एरिया में, छोटे छोटे एरिया में अगर सोशल मीडिया जितना फैक्ट के पास है उस फैक्ट को लाके भी प्रस्तुत करता था। लेकिन इसका पावर ये है कि ये हजारों की संख्या, बहुत लाखों की संख्या, तो ये इसका पावर है। प्रिंट मीडिया का अपना है कि उनको सच्चाई के नजदीक रहते हैं। प्रिंट मीडिया का आदमी अगर पहुंच जाए किसी अधिकारी के पास, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के पास, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया वाला ऐसा नहीं है अगर कि उसको इंटरटेन करें, वो समझते हैं कि ये उतनी जिम्मेदारी से इस बात को नहीं करेगा, तो उनकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनी है। और फिर रेगुलेशन ही वो रेगुलेटेड है। एक सबसे बड़ी बात है कि प्रिंट मीडिया के लोगों की क्रेडिबिलिटी इसलिए है कि वो ऑलरेडी कानून से रेगुलेटेड है। ये रेगुलेशन सोशल मीडिया के लोगों के पास नहीं है। इनकी तो आपने सही कहा, लेकिन यह है कि धीरे धीरे देखिए सोशल मीडिया एक नया है, बिल्कुल नया, ये 2-4 सालों के में बड़ी तेजी से उभरा है। तो अब इसके आगे भी इसकी ताकत बढ़ेगी और हो सकता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया एक दूसरे कनेक्ट करके अपने अपने एरिया का इंफॉर्मेशन दूसरे को शेयर करें, फिर वो इंफॉर्मेशन मिल के एरिया कहीं जाके सेंटाइज हो, फिर उसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा ठीक ढंग से हो, फिर अपना लोग कहेंगे भाई हमें ऐसा नहीं करना है, गलत चीजें नहीं करना है। तो आगे चल के इसका क्या स्वरूप लेगा बड़ा अनसर्टन है, लेकिन हो सकता है कि अगर इसमें ईमानदारी से काम किया जाए तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है और बहुत बड़ा ओपिनियन मेकर होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसमें ठीक ढंग से काम हो तो डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने में इसकी बड़ी बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि जी अनुराधा जी, मैं शायद आपकी बात, अपना क्वेश्चन ठीक से नहीं फ्रेम कर पाया। कहना यह कि देखिए, ब्रेकिंग तो सोशल मीडिया कर देता है। हाल के दिनों में हाथरस रेप केस, रात में अगर वो 2 बजे वो इंडिया टुडे की पत्रकार फोटो खींच के अगर सोशल मीडिया पे नहीं करती तो हाथरस केस दब गया था। अगर लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पे टेनी जी के, मतलब जो एलिजिडली, अब ये कहना चाहिए भाई, टेनी जी के लड़के जो जीप से दबाया, अगर सोशल मीडिया पे नहीं चला होता तो दब गया था। आर्यन खान वाले केस में जो एक सो कॉल्ड उनके आदमी थे गोसावी जी, अगर गोसावी जी की पिक्चरें सोशल मीडिया पे नहीं होती तो केस दब गया था। और हाल के दिनों में त्रिपुरा की मैं बात करूं, क्योंकि मैं उसको बहुत पर्सनली जान रहा हूं उस केस को। श्याम मेरा सिंह सोशल मीडिया में काम करते हैं, न्यूज क्लिक में। उन्होंने वहां से, हालांकि उन्होंने अपने पेपर में नहीं किया, उनका तो एक साधारण ट्वीट था कि त्रिपुरा इज बर्निंग, उसी पे उनके ऊपर एफआईआर करने की बात होने लगी। ये दोनों लड़कियां जिनको इन्होंने मतलब गिरफ्तार किया और अब बेल हुई है, ये दोनों एचडब्ल्यू न्यूज की लड़कियां थी जो दिल्ली से उसको कवर करने गई थी। मेरा कहना यह है कि ये तो कर रहा है, लेकिन शायद ब्रेकिंग के बाद एक सामंजस्य बिठाने के लिए भी ब्रेकिंग और प्रिंट के बीच में एक सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पे तो लोगों का भरोसा, इलेक्ट्रॉनिक तो बिल्कुल एक दूसरे टेंजेंट पे चल रहा है, उसका पैसा बहुत लगता है, उसमें दूसरे विमर्श होते हैं। लेकिन ब्रेकिंग के बाद कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया का भी एक रोल शुरू हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सोशल मीडिया की जो भूमिका है, वो एक सिटीजन जर्नलिज्म उसको कह लीजिए, वो उस तरह से सामने आती है, क्योंकि एक जो इंटरनेट है उसने बहुत सारे लोगों को एम्पावर भी किया है। हम यहाँ पे, मैं जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और मुझे याद है कि 1990 में जब हम काम किया करते थे तो कई दिन लग जाते थे पहाड़ी इलाकों से खबर आने में। तो आज की डेट में एक प्रिलिमिनरी खबर जो है वो कम से कम
वो हमें व्हाट्सएप के जरिए या किसी ईमेल के जरिए वो एकदम से आ जाती है, और या सोशल किसी मीडिया पोस्ट पे आ जाती है, और उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन और मेरा मानना, इससे पहले ये तो पिछले 2-3 साल से हम बिल्कुल इसी चीज से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम सरवाइव कैसे करें एज इंडिपेंडेंट मीडिया। लेकिन उससे बहुत पहले मेरे जहन में ये बात थी कि एक बहुत अच्छा जो पार्टनरशिप है सिटीजन जर्नलिज्म और प्रोफेशनल जर्नलिज्म की, अगर एक हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं मीडिया में आती हैं वो आ सकेंगी, क्योंकि एक प्रिलिमिनरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एक सिटीजन, वो कोई भी सिटीजन हो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया यूज़र जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो फेक न्यूज़ भी लाएगा, वो हेट स्पीच भी डालेगा, वो मॉफ्ड पिक्चर्स भी डालेंगे। लेकिन जो अगर एक पार्टनरशिप हो बिटवीन सेट ऑफ पीपल जो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल मीडिया उनके साथ ताउन कर अगर वो उनकी वो वेरीफाई करता है, उनके अपनी जो मीडिया पर्सन्स के जो अपने स्किल्स होते हैं वो सारे इस्तेमाल करके और पूरी तरह से छानबीन करके, तो उसकी एक तफसील से जो एक स्टोरी है वो सामने आ सकती है। आई थिंक ये एक चीज़ है जो करनी चाहिए थी और जो नहीं हुई उस वक्त, क्योंकि एकदम से मेरा ख्याल है जब तक हमें इंटरनेट का अंदाज़ा हुआ कि इसकी प्लस एंड प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, वो इतनी तेज़ी से आया और इतनी तेज़ी से उसमें ऐसी तब्दीलियां हुई कि हमें ये सोचने का टाइम नहीं मिला। और जब तक थोड़ा, आई थिंक कुछ लोगों ने भी और भी सोचा होगा, आपने इसी बात का ये आपके भी जहन में थी और हमने कभी आपस में बात नहीं की है। मेरा ख्याल है अगर हम इस दौर से नहीं गुजर रहे होते जो अभी एक प्रेजेंट का दौर है जिसमें एक मीडिया को बहुत ही बुरी तरह से दबाया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, तो शायद हम इस पे थोड़ा काम कर सकते। मैं एक चीज और जरा आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि उसके बारे में बहुत साइलेंट एकदम से हो गया। एक करीब 15-20-25 दिन पहले कश्मीर से नॉन कश्मीरीज को एक ऐसा माहौल बनाया गया कि इनको वहां से भगाया जा रहा है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और ये जानकारी मुझे आप ही के माध्यम से मिली थी कि कश्मीर में करीब 20 से 25 लाख लोग जो अब कहा जाता है कि वो बाहर क्या इसी देश के लोग हैं जो वहां जाके काम करते हैं। वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से जाते हैं वहां का रोजी की तलाश में, और वो 20-25 लाख लोग हैं। वो उस पर इधर न्यूज आना बिल्कुल बंद हो गई है। तो आपका अपना असेसमेंट क्या था, वो क्यों एकदम से हुआ और एकदम से वो फिर बंद क्यों हो गया? कश्मीर में थोड़ा सा आपको गलती लगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में 28 लोग ये 2011 के सेंसस में आया था, और जिसमें लद्दाख भी शामिल है, जम्मू का इलाका भी शामिल है। तो अगर कम से कम आप 12-14 लाख तो आराम से कश्मीर के ही इलाके में, और वहां से लोग वो भागे। और ऐसा कभी नहीं हुआ, मतलब इतनी मिलिटेंसी रही, पहले भी रही, 90 में भी रही, वो लोग नहीं गए कभी भी वहां से। और अब जो ये टारगेटेड किलिंग्स हुई जो पहले नहीं हुई, तो ये एक नया सिलसिला था। और एक सरकार के पास, क्योंकि उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा थी और सरकार की ना सीरियसनेस थी, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अभी उनकी बात छोड़ दीजिए, आप 3000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ थे जो वहाँ से निकल कर आए कश्मीर से, जो माइग्रेंट पैकेज का जिन्होंने ऑफर वो लिया था और वो वापस गए थे पिछले 10 सालों में, और वो लोग भाग के आए। वो तो बहुत कम एक नंबर था, वो उनको भी उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया। तो एक प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, एक कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। और नहीं अनुराधा जी, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि देखिए, केंद्र में पिछले 7-8 साल से भाजपा की सरकार है। वहां पे भी पहले भाजपा पीडीपी की थी, और पिछले 2.5-3 साल से तो डायरेक्टली
गृह मंत्री उस स्टेट को चला रहे हैं भाई, वो तो वहां जी। पे उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो क्या ये उनके ऊपर क्वेश्चन उठने लगता कि तुम नहीं चला पा रहे हो इसलिए इसको डाउन प्ले किया गया, या उनको जो लग रहा था कि अच्छा, इलेक्शन हाँ। में इसका, जी, तो नहीं, इसका बिल्कुल ये जितने जी, भी, हाँ, बल्कि अदरवाइज जब भी इस किस्म की कोई किलिंग्स होती हैं तो कम्युनल लाइंस पे होंगी, वो तो भाजपा इज नोन कि वो उसको कितना उछालते हैं। तो मीडिया को किस तरह से मैनिपुलेट करना है, वो उसको कब प्ले अप करना है, उसको कब प्ले डाउन करना है। जब इलेक्शन थी उस वक्त पुलवामा हुआ था, पुलवामा को किस तरह से उछाला गया था। इस वक्त जो है वो किलिंग्स डाउन प्ले इसलिए भी की गई हैं। 2 साल पहले इसी सरकार ने ये एक दावा किया था कि कश्मीर के अब हालात बेहतर हो जाएंगे, वहाँ टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, वहाँ पे बाहर से लोग जो हैं वो जा सकेंगे, वो बस सकेंगे। और अभी भी सिर्फ एक ही शक्ल दिखाई जा रही है। ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ से जो लेबर क्लास के लोग हैं वो भाग के आए, जो कश्मीरी पंडित रह रहे थे वो भाग के आए और भाग के आना पड़ा। और सिर्फ हमको दिखाया जा रहा है, अगर आप मीडिया को देखें, कि टूरिज्म कितना बढ़ रहा है, और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा टूरिज्म पहले रहा है कश्मीर में, चाहे मिलिटेंसी थी या नहीं थी, उसके उतार चढ़ाव होते रहते थे, उसके बावजूद टूरिस्ट जाते थे। और टूरिस्ट एरियाज जो हैं वो ज्यादा प्रोटेक्टेड भी हैं, और उन एरियाज में कभी कोई ऐसी वारदात हुई नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन दिखाई हमको वही तस्वीर जाती है। तो मीडिया मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, और वो किस तरह से, वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो उनको क्या सूट करे। जी, जी। श्री पांडे साहब, मैं आपसे एक, चले गए अनुराधा जी, जरा 2-3 बातें इससे रिलेटेड और कर लें। वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि त्रिपुरा वाली घटना पे मैं फिर वापस आ रहा हूं, क्योंकि आप भी मीडिया में काम करती हैं, बहुत यंगस्टर्स जो हैं ये बहुत अच्छी खबरें करते हैं, इनके पास कोई हैंगअप्स नहीं होता है, बहुत फ्रेश माइंड से जाते हैं। ये जो 2 लड़कियां हैं, एक मैं जानता हूं, एक 20 साल की, एक 24 साल की है। अब इनके ऊपर सरकार ने इनको ले जाके बंद कर दिया, बेल हुई, वापस आ गई हैं। लेकिन जो मूल मकसद है वो है कि किसी तरह से ये डरे लोगों को घर में कहा जाए कि भाई इस तरह के काम क्यों कर रहे हो। मैं अपने दफ्तर की बात बताऊं, मेरे यहाँ जो लड़कियां काम करती हैं उनके घर में भी कहा गया कि मतलब थोड़ा ये क्यों तुम लोग ऐसी जगह काम कर रही हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है सरकार कि अगर वो एक एग्जम्पलरी काम कर देती है कि इनको बंद करो, ठीक है, 4 दिन बाद छोड़ दो, लेकिन एक मैसेज चला जाता है कि अगर यहाँ आओगे तो ठीक नहीं रहेगा, इस तरह की बात। बिल्कुल, देखिए कोई सैम्पलिंग हो रही है, मतलब कुछ पिक्ड अप केसेस की, किसी के अगेंस्ट केसेस लगा दिए जाते हैं, चाहे वो सेडिशन का हो, टेरर का हो, लेकिन अरेस्ट नहीं होता। कुछ लोगों को अरेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं बेल पे। कुछ लोग जैसे सिद्दीक कपन है, वो तो उनकी रिहाई भी नहीं हो रही है, और एक बहुत स्ट्रिंजेंट वो एक पोजीशन ली है गवर्नमेंट ने। और मैं कश्मीर का अगर एग्जांपल दूं, कश्मीर एक लेबोरेटरी है जिसको अगर मानिए बहुत सारी चीज़ों के लिए और मीडिया के लिए भी, कि वहाँ पे भी इसी तरह के ऐसे सैंपल्स क्रिएट किए गए हैं, कौन किसको कितनी देर जेल में रखना है, किसकी, और बाकियों को डरा धमका के रखना है। और डराया धमकाया इस तरह से जाता है कि प्रोफेशनली, एज अ प्रोफेशनल आप खुद सोचने लगते हैं मैं ये स्टोरी करूं नहीं करूं, इसके नतायज क्या होंगे। लेकिन उसका साइकोलॉजिकल असर जो है वो फैमिलीज पे भी होता है, और ये ज्यादातर हर किसी के लिए होता है, मर्दों के लिए भी होता है, औरतों के लिए भी होता है, बट खास तौर पे औरतों पे ज्यादा इसका प्रेशर होता है, कि जो फैमिली प्रेशर है कि ये लड़की क्यों काम कर रही है। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न है कि लड़कियों के लिए आइंदा न्यूज़ रूम में कहीं जगह उनकी कम ना हो जाए, क्योंकि इसी डर से कि ये जो फील्ड है ये सेफ नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं इसको इस उससे कह रहा था। अब दूसरा, जरा मैं एक और आपसे जल्दी से एक बात और कर लूं कि ये जो टीवी की डिबेट्स हैं,
और मैं बिल्कुल ठीक नॉलेज के साथ कह रहा हूं, टीवी डिबेट्स में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका सारा फोकस उस टीवी डिबेट पे रहता है कि वो जो शाम को 3-4-5 2 घंटे की या 3 घंटे की जो प्राइम टाइम डिबेट है उसपे सारे नेताओं का, उनके बेस्ट ऑफ स्पोक्स पर्सन का रहता है और वो वहीं से शायद अपना एजेंडा भी सेट करते हैं, जो कि बहुत आपको एट टाइम्स इररिलेवेंट लगती है वो डिबेट। तो क्या ये स्थान प्रिंट मीडिया ने इससे भी छूट गया है? पॉलिटिकल पार्टीज का अब सारा फोकस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उस डिबेट का रह गया है। देखिए ये एक क्योंकि रीडरशिप जो प्रोफाइल है वो कम होता जा रहा है अखबारों का, प्रिंट मीडिया का। आई मीन सर्कुलेशन के हिसाब से ना देखें, लोग सीरियस रीडरशिप जो है वो कम से कम हो गई और लोगों में पेशेंस नहीं है। लोग एक तो विजुअल्स देखना चाहते हैं, दूसरा मतलब घर में बैठे हैं, 10 काम कर रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में खबरें देख रहे हैं, तो एक वो नॉन सीरियस जैसा माहौल जो है। और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज की भी यही सोच है कि जो टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और इसकी जो रीच है वो ज़्यादा है। और एक वो जैसे असेंबली और पार्लियामेंट की तरह वो एक गैलरी बन गई है जहाँ पे आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप वही बोलते हैं जो आपको लगता है एक वोट बैंक पॉलिटिक्स को सूट करेगा, और वैसा ही हर शाम को हम देखते हैं। मैं एक अंतिम प्रश्न करके इसको आप से विदा लूंगा। एक चीज और है जो सोशल मीडिया का, जो मुझे एक दिक्कत लगती है, सोशल मीडिया एल्गोरिदम से चलता है। वो जो भी है, आपको जो आपकी पसंद है, आपने पास्ट में क्या देखा, आप किस तरह की चीजें, और वो आपको वही परोसता है। जैसे आप कभी कभी आप ऐसे रेस्टोरेंट में जाए ना कि आपको नहीं, वो खाना वही परोस देगा जो आपको पसंद है, तो हमें उसमें विविधता नहीं मिल पाती है और वो आपको लगने लगता है कि यही पूरा देश सोच रहा है। सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जैसे मैं अपने परिवार में देखता हूं, उनको लगता है नहीं, अगर जो वो देख रहे हैं उनको लगता है नहीं पूरा देश ऐसे सोच रहा है। उनको ये नहीं पता है कि आपको यही सोशल मीडिया परोस रहा है। तो ये खतरा सोशल मीडिया का तो जरूर है। आपको क्या लगता है, ये खतरा है? मतलब जो बिल्कुल ये सिर्फ यही खतरा नहीं है कि हम सिर्फ एक वन साइडेड पिक्चर देख रहे हैं। इससे जब हम वन साइडेड वही पिक्चर देखते रहते हैं और हम हमारी समझ के हिसाब से कि यही बाकी लोगों की सूझबूझ है और दूसरे किस्म के लोग नहीं हैं, ऑल्टरनेट व्यूज नहीं हैं, ये एक सोसाइटी को इंटॉलरेंट भी बनाता है। और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबल, जिस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल रीडर होता है मीडिया का, और हम कहते हैं एक मीडिया के रीडर की, अखबार के रीडर की या टेलीविजन के व्यूअर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक भूमिका होनी चाहिए, चाहे एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए कि वो मीडिया पे एक जोर भी रखे, मीडिया को सपोर्ट भी करे अलग अलग तरीकों से, ताकि मीडिया भी चेक में रहे। मीडिया को चेक कौन करेगा? अगर मीडिया ने बाकी डेमोक्रेसी के पिलर्स पे चेक करना है तो मीडिया को चेक करने वाला भी कोई होना चाहिए। दे शुड बी अबाउट दैट। उसी तरह से सोशल मीडिया यूजर्स वो भी एक रिस्पॉन्सिबल रोल इस तरह से प्ले कर सकते हैं कि जिस तरह से फेसबुक है, ट्विटर है, आप उन पे जोर करिए। ये आप सिर्फ एल्गोरिदम से नहीं चला सकते हैं इसको। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको एक नंबर्स में और कैटेगरीज में बांट के रखा नहीं जा सकता। नहीं, मैं इसको इस रेफरेंस से कह रहा था कि जैसे मान लीजिए मैं जब अपना कोई शो करता हूं तो मैं काउंटर व्यू पॉइंट को भी कहीं देख लेता हूं कि क्या है, क्या बोल रहे हैं, उनका क्या व्यू है। लेकिन जो आम दर्शक है उसको ये सब, उसको लगता है नहीं पूरा देश ही ये सोच रहा है, पूरा देश ही कह रहा है कि सिकंदर ने उससे लड़ाई की। इसलिए मैंने कहा वो सब हर सोशल मीडिया यूजर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन आप जैसे रिस्पॉन्सिबल जैसे लोग हैं, अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम एक हमारी आवाज जो है वो बुलंद होनी चाहिए कि इसको थोड़ा सा, जो ये सोशल मीडिया पेजेस हैं, दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, they should show diversity, they should not
ये डिवाइड ना करें लोगों को, ये बांटे ना लोगों को, ये लोगों को जोड़े, ये जी, लोगों को जी। एक साथ लाए। जी, थैंक यू सो मच अनुराधा जी फॉर जॉइनिंग अस, और इतना टाइम दिया आपने। हम लोग कश्मीर पे हरदम कुछ ना कुछ जानना ही चाहते हैं, क्योंकि हम सब लोगों को लगता है कि कश्मीर कब वापस वो वाला कश्मीर बनेगा जिसको हम लोग सुन के, देख के, जाके बड़े हुए थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।